कल्पना कीजिए कि आप 28,700 फीट की ऊंचाई पर ठोस बर्फ की 40 डिग्री की ढलान पर बैठे हैं। सूरज गायब हो चुका है। एक जोरदार बर्फीला तूफान आ रहा है और आपके पास बिल्कुल भी आपातकालीन सामान नहीं है। आपके बगल में आपका चढ़ाई साथी खून खास रहा है और फेफड़ों में पानी भरने से लकवाग्रस्त हो गया है। अब भी आपके पास थोड़ा सा मौका है कि आप उठकर खुद को बचाने के लिए पहाड़ से नीचे रेंग सकें। तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए था। बाकी सभी लोग तुम्हें पहले ही छोड़ गए हैं। 1996 में पासांग शेरपा ने इसका सामना किया था। इसके बाद जो हुआ वो इन वर्षों में पहाड़ को कवर करते हुए देखी सबसे परेशान करने वाली चीजों में से था। एक मां जो ठंडी अंधेरी रात में फंसी थी और एक दिल तोड़ देने वाला फैसला लेने को मजबूर थी, से लेकर $50,000 के कॉर्पोरेट स्टंट तक, जो एक जानलेवा खेल में बदल गया जहां हर कोई सिर्फ अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा था। और फिर 28,000 फीट की ऊंचाई पर एक बेहद तनावपूर्ण टकराव हुआ। ये एवरेस्ट के इतिहास में शेरपाओं की 6 सबसे भयानक मौतें हैं। मैं आपको और भी बुरे हालात में ले जाऊंगा क्योंकि आखिरी घटना के लिए आप तैयार नहीं हैं। क्योंकि यह बिल्कुल साबित करता है कि जब वही सरकार जिसे पर्वतारोहियों की सुरक्षा करनी चाहिए उन्हें बचाने के बजाय उनसे वसूली करने लगती है तो क्या होता है। एक्सट्रीम में आपका स्वागत है। 14 मई 2018 की देर दोपहर लाम बाबू शेरपा खुद को एक ऐसी मुश्किल स्थिति में पाए जिसमें उन्हें नहीं होना चाहिए था। 45 साल की उम्र में 3 बार एवरेस्ट जीत चुके लाम बाबू शेरपा जिस बर्फ पर खड़े थे उसका चप्पा चप्पा जानते थे। लेकिन इस वक्त उनका सारा अनुभव बेकार था क्योंकि लाम सचमुच डेथ जोन में एक लगभग असंभव स्थिति में थे जहां आपके फेफड़े सामान्य ऑक्सीजन का सिर्फ 1/3 पाने के लिए जूझ रहे होते हैं। उनकी जिंदगी पूरी तरह उन लोगों पर निर्भर थी जिनके साथ वे थे। और यही समस्या थी क्योंकि उनके आगे 3 यूक्रेनी आदमी बिना पीछे देखे लाम और उनके छोटे साथी गाइड मिंगमा शेरपा को छोड़कर जल्दी जल्दी सुरक्षित जगह की ओर बढ़ रहे थे। उनके नाम थे दोनस पोजनी, डिमित्री सेमेरेंको और रोमन गोरोडेट्स्की। और ये वही ग्राहक थे जिन्हें वो अभी अभी शिखर तक लेकर गया था। वे सोशल मीडिया उद्यमी थे जो अपनी कंपनी आस्क एफएम की ओर से माउंट एवरेस्ट की चोटी पर $50,000 की क्रिप्टो करेंसी वाला एक हार्डवेयर वॉलेट गाड़ने आए थे। आप शायद आस्क एफएम को याद करते होंगे। ये एक वायरल ऐप था जिसमें लोग अजनबियों से गुमनाम सवाल पूछते थे। लेकिन 2018 में कंपनी को क्रिप्टो का चस्का लग गया था। यह चढ़ाई प्रचार स्टंट थी ताकि दिखाया जा सके कि उनका टोकन चांद के सबसे करीब शुरुआती बिंदु पर है। अब तारास और दिमित्री असली पर्वतारोही थे, पर उनके साथी रोमन ट्रेडिंग चार्ट का विश्लेषण करना रोमन के लिए ज्यादा उपयुक्त था, बजाय इसके कि वह दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत के शिखर तक चढ़ते। फिर भी उन्हें शिखर तक पहुंचाने का मतलब था अतिरिक्त कैमरा गियर, भारी उपकरण और ऑक्सीजन ले जाना ताकि वे डेथ जोन में जिंदा रह सकें। और उसका हिसाब बहुत ही बेरहम है। किसी को वो सारा वजन उठाना पड़ता है। इसके बावजूद उनके पास शिखर चढ़ाई के लिए केवल 2 शेरपा थे, सिर्फ लाम बाबू और मिंगमा। हालात और भी खराब थे क्योंकि लाम यहां सबसे अनुभवी शेरपा था, जिसका मतलब है कि पूरी शिखर चढ़ाई के दौरान वही सबसे ज्यादा मेहनत कर रहा था। जरूरी नहीं था कि वो सामान उठा रहा था, पर तकनीकी जिम्मेदारी उसी की थी। वह अव्यवस्थित कम लोगों वाली टीम की रीढ़ था जो शिखर तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी। सारी मुश्किलों के बावजूद शेरपा लाम बाबू ने उन्हें शिखर तक पहुंचा दिया। मौसम ज्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन मेरे पास 2 लेजर पॉकेट्स हैं। वे दुनिया की चोटी पर खड़े थे, बर्फ गिर रही थी। उन्होंने प्रमोशनल वीडियो शूट कर क्रिप्टो वॉलेट दफना दिया। अब क्या गलत हो सकता है? खैर, सब कुछ, क्योंकि शिखर केवल आधा रास्ता है। जैसे ही वे नीचे उतरना शुरू हुए, लगभग तुरंत ही मौसम बिगड़ गया। एवरेस्ट पर अचानक बर्फीला तूफान आया, जिससे पर्वतारोहियों को तुरंत उतरना पड़ा। और उतरते समय चढ़ाई की शारीरिक थकान आखिरकार लाम बाबू पर हावी हो गई। बर्फ से टकराती तीव्र पराबैंगनी रोशनी ने उनकी आंखों को जला दिया था और उन्हें हिमांधता हो गई थी। समुद्र तल पर तो ये अस्थायी है, पर सोचिए 26,000 फीट ऊपर
बर्फीले तूफान में अंधे होकर लड़खड़ाना कैसा होगा? आपको क्या लगता है, ऐसे में आपकी बचने की कितनी संभावना है? स्वाभाविक है, आप सोचेंगे कि जिन 3 लोगों को उसने चोटी तक पहुंचाया, वे वापसी में उसकी मदद करेंगे। मेरा मतलब है, ये तो तर्कसंगत है कि जिसने आपकी पब्लिसिटी स्टंट को सबसे ऊंची चोटी तक पहुंचाया, वो सही सलामत आपके साथ नीचे भी आ जाए, है ना? खैर, इन पर्वतारोहियों ने ऐसा नहीं किया। तूफान की अफरा तफरी में टीम बिखर गई और तीनों यूक्रेनी साउथ कोल की अपेक्षाकृत सुरक्षित जगह की ओर तेजी से नीचे उतरने लगे और दोनों शेरपाओं को छोड़ दिया। अब मुझे सिर्फ 30 सेकंड के लिए दूसरा पक्ष रखने दीजिए। डेथ जोन एक डरावनी जगह है। जब 26,000 फीट की ऊंचाई पर तूफान आता है तो पूरी तरह से घबराहट छा जाती है। लोग जिंदा रहने के लिए तुरंत फैसले लेते हैं, बचाव प्रवृत्ति जागती है और वे सिर्फ खुद के बारे में सोचते हैं। लेकिन नीचे उतरते समय उनकी मुलाकात एक अकेले चीनी पर्वतारोही सेबर लियू से हुई। वो फंसे थे और ऑक्सीजन खत्म हो गई थी। वे उसकी मदद करने के लिए रुके और अपनी सीमित ऊर्जा एक अजनबी को बचाने में लगा दी, जो दिल छू लेने वाला है, लेकिन साथ ही अजीब भी है, क्योंकि वे अपने ही गाइड के लिए नहीं रुके। जब वे अपने कैंप की सुरक्षा में पहुंचे तो दिमित्री और बाकी लोगों ने यह पुष्टि करने की कोई कोशिश नहीं की कि वह सुरक्षित नीचे आ गया या नहीं। सच कहूं तो मुझे पता नहीं, शायद अब उनमें कोई ऊर्जा बाकी नहीं बची थी। फिर भी उनमें अजनबी की मदद करने की ताकत थी, या शायद उन्होंने सोचा था कि सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। शेरपा लाम बाबू वहां ऊपर ठंड से मर गए, अकेले और पूरी तरह अंधे होकर, कहीं साउथ कोल के ऊपर अंधेरे में भटकते हुए। उन्होंने पीछे अपनी पत्नी और 2 बच्चों को छोड़ दिया। जहां तक मिंगमा, जो छोटे शेरपा गाइड थे, की बात है, उन्होंने चमत्कारी रूप से तेज बर्फीले तूफान के बीच अपना रास्ता बनाते हुए पूरी तरह अकेले ही निचले कैंप तक पहुंचने में कामयाबी हासिल की। शेरपाओं के लिए एवरेस्ट पर व्यावसायिक चढ़ाई की हकीकत यह है कि अगर वे ग्राहकों के खिलाफ बोलते हैं, चाहे वे उन्हें छोड़कर ही क्यों न चले गए हों, तो उन्हें ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है और उनकी आजीविका छिन सकती है। तो मिंगमा अपनी कठिनाई के बाद सार्वजनिक नजरों से गायब हो गए। इस बीच इन्फ्लुएंसर्स सुरक्षित रूप से वापस उतरकर समुद्र तल तक पहुंचे, हवाई जहाज से काठमांडू लौटे और जश्न पूरे जोरों पर था। उन्होंने फेसबुक पर शीत दंशग्रस्त हाथों की तस्वीरें पोस्ट कर लाइक्स और कमेंट्स का आनंद लिया। उनकी कंपनी आस्क एफएम ने अपनी वैचारिक श्रेष्ठता का दावा करते हुए विजयी बयान प्रकाशित किए। उनके लिए ये बड़ी सफलता थी, क्योंकि उन्होंने पहाड़ फतह किया। उनकी जीत के जश्न में बस एक छोटी सी समस्या थी। पर्वतारोहण समुदाय छोटा है, शेरपा यूं ही चुपचाप गायब नहीं होते। एलॉन अर्नेट जैसे प्रसिद्ध एवरेस्ट इतिहासकार और पत्रकारों ने तुरंत उनकी कहानी पर सवाल उठाए और एक असहज सवाल पूछा। 45 वर्षीय एवरेस्ट अनुभवी को स्नो ब्लाइंडनेस कैसे हो सकती है? World Everest veteran develops snow blindness. लड़खड़ाकर इधर-उधर घूमता है और अपने क्लाइंट्स द्वारा छोड़ दिया जाता है। अगर इन तीनों के पास एक ऐसे कीनी पर्वतारोही को बचाने का समय और ऊर्जा थी जिससे वे कभी नहीं मिले थे, तो वे अपने हेड गाइड को कैसे खो बैठे? आस्क एफएम पर दबाव बढ़ गया, तो स्वाभाविक है कंपनी को कुछ कहना ही था। उनके सीईओ का बयान कॉर्पोरेट टालमटोल का बेहतरीन उदाहरण था। उन्होंने कहा कि 100 से ज्यादा शेरपा इस अभियान में शामिल थे और लाम बाबू भी गाइड्स में से एक थे, जिन्होंने दूसरों के साथ उनकी मदद की थी। लेकिन वे उतरते समय लापता हो गए जब वे अन्य असंबंधित समूहों की मदद कर रहे थे। सोचिए, यह शब्दावली कितनी बेतुकी है। वो ठंड से नहीं मरा क्योंकि उन्होंने उसे छोड़ दिया, बस वो लापता हो गया। कॉर्पोरेट भाषा में कहें, ये मेरी समस्या नहीं है और ये सबसे बुरी बात भी नहीं। जब रिपोर्टरों ने आखिरकार उन इन्फ्लुएंसर्स को घेर लिया और पूछा कि वहां असल में क्या हुआ था, तो दिमित्री सेमेरेंको ने पीआर टीम के पीछे छुपने की कोशिश नहीं की। उसने रिपोर्टरों से कहा, लाम बाबू अनुभवहीन लगे। उसने कहा कि शेरपा मुश्किल से अंग्रेजी समझते थे और वे सिर्फ कुली थे। और फिर उसने अपने गाइड को पीछे छोड़ने को इसी शब्दों में सही ठहराया। डेथ जोन 27,000 फीट से शुरू होती है। ये ऐसा इलाका है जहां हर आदमी को खुद ही अपनी फिक्र करनी पड़ती है।
एक आदमी अपनी पहली एवरेस्ट यात्रा पर था। उसने 3 बार एवरेस्ट फतह करने वाले को देखा और तय कर लिया कि उसे छोड़ा जा सकता है। दिमित्री ने डेड जोन की डरावनी हकीकत को जवाबदेही से बचने के बहाने की तरह इस्तेमाल किया। ऐसे पर्यटकों के लिए 26,000 फीट की ऊंचाई पर मौसम बदलने पर उनकी जिंदगी बचाना ही सबसे जरूरी होता है। लेकिन शेरपा, जो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी तक रास्ता बनाते हैं, अपने साथी को छोड़ना अकल्पनीय मानते हैं। और अगर आप देखना चाहते हैं कि ऐसी पूरी तरह से अटूट वफादारी कैसी दिखती है, तो आपको बस ये देखना होगा कि क्या हुआ नावांग शेरपा के साथ 22 मई 2024 को। नावांग एक 44 वर्षीय शेरपा थे जो नेपाल के सोलुखुम्बु के एक गांव से थे। और हालांकि उन्होंने अपना जीवन अन्य कठिन चोटियों पर पर्वतारोहियों का मार्गदर्शन करते हुए बिताया था, लेकिन उन्होंने इससे पहले कभी एवरेस्ट की चोटी नहीं छुई थी। 21 मई 2024 की रात को उन्होंने साउथ कोल पर फिक्स्ड लाइन में खुद को क्लिप किया और अपने क्लाइंट, एक केन्याई बैंकर जिसका नाम जोशुआ चेरुयोतकुरी था, के पीछे अंधेरे में ऊपर की ओर बढ़ना शुरू किया। जोशुआ ने उन्हें ऐसे काम के लिए रखा था जो पहले कभी किसी ने नहीं किया था। वो एवरेस्ट बिना अतिरिक्त ऑक्सीजन चढ़ने वाले पहले अफ्रीकी बनना चाहते थे। यह बड़ी चुनौती थी, लेकिन जोशुआ पुरस्कार विजेता अल्ट्राधावक और कई बार पर्वतारोही रह चुके थे। वो पिछले साल मनासलू पर 2 बार उच्च ऊंचाई पर फेफड़ों में पानी भरने, हाई एल्टीट्यूड पल्मोनरी एडेमा से भी बच चुके थे, तो वो जोखिम को अच्छी तरह जानते थे। अगर ऊपर कुछ गलत हो तो उन्होंने नावांग से कहा कि इमरजेंसी ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाए, ताकि होश न रहे या दिमागी हालत बिगड़े तो मदद मिल सके। दोनों आदमी रात में 26,000 फीट पर बालकनी नाम की जगह पार कर उन ऊंचाइयों की ओर बढ़े जहां पहाड़ के नियम खत्म हो जाते हैं और सिर्फ शरीर की बची ताकत मायने रखती है। सुबह होने से पहले की शुरुआती घंटों में नवांग ने बिशप रॉक नाम की जगह से बेस कैंप पर रेडियो संदेश भेजा, जो चोटी से लगभग 130 फीट नीचे था। कांपती आवाज में उन्होंने बताया कि उनका क्लाइंट अब अजीब तरह से आक्रामक है और बिल्कुल सहयोग नहीं कर रहा। जोशुआ ऊपर नहीं चढ़ रहा था और नीचे भी नहीं जा रहा था। ये ऊंचाई की गंभीर बीमारी के क्लासिक लक्षण हैं। ये शेरपा का सबसे बुरा सपना था और ये नवांग के एवरेस्ट शिखर तक गाइड करने के पहले ही प्रयास में हुआ। हालात और भी खराब हो गए जब जोशुआ ने नवांग द्वारा उसके लिए ऊपर तक लाए गए आपातकालीन ऑक्सीजन का इस्तेमाल करने से भी सख्ती से इनकार कर दिया। नवांग ने पूछा, अब क्या करें? बेस कैंप ने उसे कहा कि अपने क्लाइंट को मनाने की कोशिश करता रहे, क्योंकि जहां एक क्लाइंट खतरे के समय अपने गाइड को छोड़कर जा सकता है, वहीं एक शेरपा ऐसा नहीं कर सकता बिना भयानक परिणामों का सामना किए। आप अपनी आजीविका खो देते हैं। आपको बड़ी अभियान कंपनियों द्वारा ब्लैकलिस्ट कर दिया जाता है। आपको काठमांडू में सरकार की तरफ से कड़ी लापरवाही की जांच का सामना करना पड़ता है। तो 2 घंटे तक डेथ जोन में, जहां तापमान कुछ ही मिनटों में खुली त्वचा को मार सकता है, नवांग वहीं रुके रहे और उस आदमी को समझाने की कोशिश करते रहे जो ना ऊपर जा सकता था और ना ही नीचे आना चाहता था। वो लगातार रेडियो पर निर्देश मांगते रहे। बेस कैंप उन्हें बार बार मनाने को कहता रहा। उस सुबह किसी समय रेडियो शांत हो गया। कुछ घंटे बाद एक ब्रिटिश पर्वतारोही जिसका नाम जॉन मिल्स था, शिखर से नीचे उतर रहा था और उसने एक भयानक दृश्य देखा। जोशुआ बर्फ में उल्टा पड़ा हुआ था, कराह रहा था। उसने दस्ताने उतार दिए थे, हुड नीचे थी और पर्वतारोहण सूट ठंडी हवा में खुली थी। वो मर रहा था और उसके बगल में बैठा था नावांग शेरपा बर्फ में बैठा था। उसकी आंखें खुली थीं और वो बिना किसी प्रतिक्रिया के जैसे सम्मोहित था। नावांग के साथ जो हुआ था वो साफ तौर पर 28,900 फीट की ऊंचाई पर एक ही जगह बैठे रहने का नतीजा था। शारीरिक मेहनत से गर्मी पैदा न होने के कारण गंभीर हाइपोथर्मिया ने उसके शरीर के भीतरी ताप को जमा दिया था। हाइपोक्सिया भी जुड़ गया था, जिससे उसके दिमाग को ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी और उसका केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बंद हो गया था। वो वहीं और उसी समय सीधे बैठा हुआ कोमा में चला गया था। जॉन ने नवांग के चेहरे के ठीक सामने चिल्लाया। उसे कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। अपने शेरपा के साथ जॉन ने स्थिति का आकलन किया और समझा कि अगर वे 2 बेहोश लोगों को रिस से नीचे घसीटने में समय लगाते हैं तो वे खुद भी मर सकते हैं।
इसलिए उन्होंने वही फैसला लिया जो उनके पास बचा था। वे नीचे की ओर बढ़ते रहे और जब वे सुरक्षित स्थान पर पहुंचे तो तुरंत बचाव दलों को वहां की स्थिति के बारे में सूचित किया। जब बचाव दल कई घंटे बाद आखिरकार उस जगह पर पहुंचे तो उन्होंने जोशुआ का शव चोटी से 70 फीट नीचे पाया। वे कभी भी नावांग को नहीं ढूंढ पाए। राहत कर्मियों का मानना है कि वह पहाड़ की ढलान से नीचे गिर गया। जब लोगों ने सच में ये जानने की कोशिश की कि वहां ऊपर क्या हुआ था तो एक डरावनी जानकारी सामने आई। जोशुआ किरोई जानते थे कि बिना ऑक्सीजन शिखर चढ़ना कितना खतरनाक है। इस खतरे को कम करने के लिए उन्होंने 7 समिट ट्रेक्स को भुगतान किया ताकि उन्हें 5 बार एवरेस्ट फतह कर चुके अनुभवी शेरपा की सेवाएं मिल सकें। पर अज्ञात कारणों से उसकी जगह नावांग को नियुक्त कर दिया। अब कोई नावांग की बहादुरी पर सवाल नहीं करता। उसने अपने ग्राहक को ना छोड़ते हुए ठंड में जान दे दी। एवरेस्ट का अनुभव न रखने वाले गाइड को बिना ऑक्सीजन वाले हाई रिस्क ग्राहक के लिए नियुक्त करना तबाही का नुस्खा है। हालात बिगड़ने पर नावांग ने वही किया जो वो कर सकता था। उसने बेस कैंप को रेडियो किया और अपने वरिष्ठों के निर्देश माने। नेपाली संस्कृति में बुजुर्गों और अधिकार रखने वालों के प्रति गहरी अटूट इज्जत होती है। आप अनुभवी लोगों से बहस नहीं करते। तो जब पहाड़ के नीचे अनुभवी प्रबंधकों ने इस अनुभवहीन गाइड से कहा कि वहीं रुको और अपने मरते हुए ग्राहक को मनाने की कोशिश करते रहो, तो नवांग ने ठीक वैसा ही किया। उसने अपने बुजुर्गों की बात आखिरी दम तक मानी। नवांग The literal end. को उसी व्यावसायिक मशीन ने असंभव स्थिति में डाल दिया था जिसका काम चढ़ाई का प्रबंधन करना था। लेकिन अगर आपको लगता है कि पहाड़ ने एक गाइड को सिर्फ इसलिए सजा दी क्योंकि उसने वही किया जो उसे कहा गया था, तो जरा देखिए कि यह उद्योग उन लोगों के साथ कैसा व्यवहार करता है जो जिंदा रहने की हिम्मत करते हैं। 25 सितंबर 1996 की सुबह 25 वर्षीय शेरपा लोपसांग जांगबू ने टेंट खोला और लोत्से की चढ़ाई शुरू की। And began moving up the Lhotse. एक विशाल 40 डिग्री की दीवार जो खड़ी बर्फ से बनी थी। उसे उस दिन पहाड़ पर होना भी नहीं चाहिए था क्योंकि कुछ महीने पहले ही लोपसांग Because just months earlier, उस समय पहाड़ पर हुई अब तक की सबसे घातक घटना के बीच में था। उसे उसी साल मई में एक अमेरिकी व्यावसायिक अभियान के मुख्य शेरपा के रूप में नियुक्त किया गया, जो एक त्रासदी में खत्म हुआ जिसमें 8 लोग मारे गए। शायद आपने ये तस्वीर पहले देखी होगी। आप इनमें से कुछ नाम जानते होंगे। जब ये पश्चिमी गाइड्स और क्लाइंट्स 1996 की वसंत ऋतु में मारे गए तो पूरी दुनिया ठहर सी गई। ये वैश्विक खबरों का स्थायी हिस्सा बन गई और ऐसा होना भी चाहिए था। लोपसांग का क्या, जो नामुमकिन जैसी परिस्थिति से बच निकला और अपने मुख्य गाइड को बचाने की कोशिश में जान जोखिम में डाल दी। अगर कोई और नौकरी होती तो छुट्टी मिल जाती। पश्चिमी ग्राहक होते तो ऐसी घटना से बचकर चढ़ाई की जरूरत नहीं पड़ती। घर जाइए, चोटों से उबरिए और जो हुआ उस पर अंतर्राष्ट्रीय बेस्टसेलर किताबें लिखिए। लेकिन लोपसांग को अपने आघात को संभालने की मोहलत नहीं थी। एक शेरपा के लिए किसी आपदा से बच जाना तो बस एक आम मंगलवार जैसा है। अगले दिन आप फिर काम पर जाते हैं। एवरेस्ट के व्यावसायिक तंत्र को अब भी श्रम बल चाहिए था। इसके ऊपर से 1996 की आपदा के लिए उन्हें दोषी ठहराया गया। तो 4 महीने बाद जो हुआ वो बस एक बेरहम तरीका था जिससे पर्वतारोहण जगत ने उन्हें सजा देने का फैसला किया। 25 सितंबर 1996 को अपनी जिंदगी के सबसे बुरे दिन से निकलने के बाद लोपसांग ने अपना सामान पैक किया और फिर से डेथ जोन में लौट गए। उस पतझड़ के मौसम में एवरेस्ट की चोटी तक पहुंचने की कोशिश कर रहे जापानी पर्वतारोहियों के लिए गाइड के रूप में काम कर रहे थे। उस सुबह उनका काम था नई बर्फ में रास्ता तोड़ना। इसका मतलब है कि वे गहरी बर्फ में जूते मारते हुए रास्ता बना रहे थे, जिससे उनकी ऊर्जा खर्च हो रही थी ताकि उनके पीछे ग्राहक आसानी से पहले से बने रास्ते पर चल सकें। लोपसांग को यह नहीं पता था कि ऊंचाई पर चलने वाली तेज हवाओं ने लोत्से फेस पर एक जाल बिछा दिया था। उन्होंने ताजी बर्फ को एक घनी भारी ऊपरी परत में जमा दिया था जो सीधे पुरानी कमजोर बर्फ के क्रिस्टलों पर टिकी हुई थी। पर्वतारोही इसे विंड स्लैब कहते हैं। लोपसांग के लिए ऊपर देखते हुए यह बस एक साफ सुथरी ठोस सफेद बर्फ की ढलान जैसी दिख रही थी, लेकिन उस भारी ऊपरी परत को पहाड़ से जोड़े रखने वाला बंधन लगभग न के बराबर था। लोपसांग
एक फ्रेंच पर्वतारोही और एक शेर्पा ने जैसे ही ढलान पर चढ़ना शुरू किया और जूते दीवार में मारे, उनके वजन से बर्फ पर दबाव पड़ा। कहीं गहराई में उनके पैरों के नीचे वह कमजोर निचली परत आखिरकार टूट गई। कोई गड़गड़ाहट या बर्फ के खिसकने की आवाज नहीं थी जो उन्हें चेतावनी देती। जमीन बस अलग हो गई। एक पल में ही लाखों पाउंड भारी बर्फ ने लोब्सांग को उनके पैरों से उड़ा दिया और वो लोत्से फेस से गिरते हुए हजारों फीट नीचे जमी हुई घाटी में जा गिरे। उनका शरीर कभी नहीं मिला। लेकिन कहानी खत्म नहीं हुई। शेरपा लोब्सांग की कहानी मुझे इसलिए इतनी दुखद लगती है क्योंकि उनकी मृत्यु के बाद पूरी तरह से चुप्पी छा गई थी। 4 महीने पहले उनकी जीवित बचने की खबर के बाद जो शोर मचा था, उसके विपरीत उनकी मृत्यु पर दुनिया ने शायद ही कोई ध्यान दिया। लोब्सांग जांगबू पर कोई बेस्टसेलर किताब नहीं लिखी गई। मई में 8 पर्वतारोहियों की मौत के विपरीत उनकी मौत वैश्विक खबर नहीं बनी। यह तो बस पिछले पन्ने की खबर थी। एवरेस्ट मशीन ने उसकी मेहनत का दोहन किया। जिस आपदा से वो बचा था, उसका फायदा उठाया और उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया और आगे बढ़ती रही। मैं लोब्सांग की कहानी एक और वीडियो में कवर करता हूं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अगर लोब्सांग की मौत दिखाती है कि एवरेस्ट अपने काम करने वालों को खर्च कर फेंकने लायक समझता है, तो आप सोच सकते हैं कि शीर्ष तक पहुंचने पर सुरक्षा मिलेगी। अगर आप पहाड़ के निर्विवाद राजा बने तो एवरेस्ट आपको रियायत देता है ना? बिल्कुल भी नहीं। 29 अप्रैल 2001 की दोपहर को बाबू चिरी शेरपा ने कैंप 2 में अपने सिरदार के टेंट में सिर डाला और कहा, अरे लामा, बोखा लामा, उठो, चलो किचन टेंट में चाय बनाते हैं। उनके सिरदार, जिन्हें बोखा लामा कहा जाता था, करवट लेकर बोले, नहीं। जब बाबू बाहर गए तो बोखा लामा ने एक बात नोटिस की। बाबू ने क्रैम्पॉन नहीं पहने थे। उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि शेरपा खुद को एक दूसरे से ऊपर नीचे नहीं आते। पर अगर किसी को एवरेस्ट का सबसे महान शेरपा कहना हो तो वो बाबू चिरी शेरपा ही हैं। एक तो उन्होंने एवरेस्ट की चोटी 10 बार फतेह की थी। 10 बार। उस समय उनके नाम बेस कैंप से शिखर तक सबसे तेज चढ़ाई का रिकॉर्ड था, 16 घंटे और 56 मिनट में। इस आदमी ने बिना अतिरिक्त ऑक्सीजन के शिखर पर लगातार 21 घंटे बिताए। उन्होंने कभी कोई ग्राहक नहीं खोया। ये उनकी 11वीं एवरेस्ट अभियान थी। रवाना होने से पहले उन्होंने अपने गांव तक्षिंदू में स्कूल बनवाया था। यह उनका जीवन का सपना था क्योंकि वह खुद कभी एक दिन भी स्कूल नहीं गए थे। उन्हें बस ये सीजन निकालना था और घर जाकर उसे देखना था। उस दोपहर वे दूर जाने वाले नहीं थे। उन्होंने दूसरों से कहा कि वो तस्वीरें लेने जा रहे हैं। वो ग्लेशियर पर बाहर चले गए, शायद कैंप से 300 फीट दूर, उस ताजे बर्फ में जो रात भर में सब कुछ ढक चुकी थी। लेकिन उसी शाम 5 बजे जब पर्वतारोही नाश्ते के लिए बाहर आए, बाबू का टेंट खाली था। रात 9 बजे तक उनके भाई दावा उन्हें कैंप में कहीं भी नहीं ढूंढ पाए। अंधेरा होते ही खोज दल तुरंत इकट्ठा हुआ। वे ताजा बर्फ पर धीरे धीरे आगे बढ़े, अपनी टॉर्च की रोशनी उस सतह पर घुमाते हुए जो हर दिशा में पूरी तरह समतल और पूरी तरह सुरक्षित दिख रही थी। आधी रात से पहले उनकी टॉर्च ने बर्फ में एक छोटे अंधेरे छेद तक जाती पैरों की निशान दिखाए। ये बहुत संकरा था, शायद 5 फीट चौड़ा, और अगर आप खास तौर पर उसे न देख रहे हों तो लगभग अदृश्य था। जब खोज दल ने अंदर गहराई से देखा तो उन्हें वही मिला जिसका उन्हें सबसे ज्यादा डर था। वो बाबू चिरी का शव था। उसे बाहर और नीचे लाने में 60 शेरपाओं को 8 घंटे लगे। वहां असल में क्या हुआ कोई ठीक नहीं जानता। आधिकारिक थ्योरी है कि वो बाहर फोटो खींचने या चाय बनाने गया था और एक छोटी, मुश्किल से दिखने वाली दरार में गिर गया। और अपनी पीढ़ी का सबसे महान, ऊंचाई पर चढ़ाई करने वाला पर्वतारोही, एक ऐसा आदमी जिसने डेथ जोन में अनगिनत बार जिंदा रहकर दिखाया था और बिना ऑक्सीजन के शिखर पर सोया था, बस चला गया। बस ऐसे ही वो अपनी पत्नी और 6 बेटियों को पीछे छोड़ दिया। बोखा लामा उस दोपहर के बारे में कभी सोचना नहीं छोड़ पाए। उन्होंने कहा, सालों बाद भी मैं कभी कभी बाबू चिरी को सपनों में देखता हूं। अगर मैं उसके साथ रसोई में जाने को मान जाता तो एवरेस्ट के आधे रिकॉर्ड उसी के नाम होते। एवरेस्ट का एक अंधेरा तरीका है उन लोगों को अपने साथ ले लेने का
जो उसे सबसे अच्छी तरह जानते हैं। और अगर आप इसका सबसे बड़ा अंतिम सबूत देखना चाहते हैं तो आपको बस हमारी अगली कहानी देखनी होगी। हर वसंत जब कोई भी व्यावसायिक टीम एवरेस्ट पर कदम रखने से पहले 6 से 8 शेरपाओं की एक छोटी टीम खुम्बू आइसफॉल में चली जाती थी और पर्वतारोहण का सबसे कम सराहा जाने वाला काम शुरू करती थी, एवरेस्ट की चोटी तक रास्ता बनाना। उन्हें आइसफॉल डॉक्टर कहा जाता था और भले ही वे सफेद कोट नहीं पहनते और ना ही स्टेथोस्कोप लेकर चलते हैं, लेकिन उनके काम सचमुच लोगों की जान बचाते हैं। उनका काम है गिरते हुए ग्लेशियरों और असुरक्षित बर्फ के इलाकों के बीच से रास्ता ढूंढना, बर्फ में भारी एंकर लगाना और दरारों के ऊपर सीढ़ियां बिछाना ताकि पर्वतारोही सुरक्षित रूप से दुनिया की सबसे ऊंची चोटी तक जा सकें। इस रास्ते को सुरक्षित करने के लिए कभी-कभी सक्रिय ग्लेशियर की बर्फीली दीवारों के नीचे हफ्तों तक रहना पड़ता है, जो बिना चेतावनी टूट सकती हैं। शरीर पर इसकी कीमत बहुत भारी पड़ती है। खतरे के बावजूद आइसफॉल डॉक्टर अपने काम में सबसे बेहतरीन होते हैं। असल में जब से यह समूह बना है, पिछले 30 सालों में एक भी डॉक्टर की नौकरी के दौरान मौत नहीं हुई थी। 7 अप्रैल 2013 की सुबह मिंगमा शेरपा के दिमाग में मौत आखिरी चीज थी। ये वही मिंगमा शेरपा नहीं है जिन्होंने आस्क एफएम के स्टंट से बचे थे, बल्कि कोई और हैं। सोलुखुम्बू के गोराटापटिंग गांव के इस 45 वर्षीय शेरपा ने 9 साल तक आइसफॉल डॉक्टर के रूप में काम किया था। वह खुम्बू आइसफॉल को वैसे ही जानते थे जैसे सर्जन छाती के अंदरूनी हिस्से को जानता है। मार्च 2013 तक मिंगमा और बाकी आइसफॉल डॉक्टर इकट्ठा हो गए थे, क्योंकि अब वही करने का समय था जो वे हमेशा करते आए थे। और अप्रैल 2013 की शुरुआत तक वे लगभग अपना काम पूरा कर चुके थे। टीम ने बेस कैंप से लेकर कैंप 2 तक, जो ल्होत्से फेस के ठीक नीचे है, रस्सियों और सीढ़ियों का एक रास्ता तैयार कर दिया था। घर लौटने के लिए मिंगमा को बस उसी रास्ते पर वापस चलना था जिसे उसने अभी अभी बनाया था। तो 7 अप्रैल की सुबह करीब 11:30 बजे जब मिंगमा वेस्टर्न कुंभ से नीचे उतर रहा था, जो कि कैंप 2 के ठीक नीचे का एक विशाल और कुख्यात रूप से खतरनाक इलाका है, उसके दिमाग में बस घर पहुंचने की ही बात थी। वो डिंगबोचे गांव वापस जा रहा था। उसकी पत्नी फोर्देकी और 3 छोटी बेटियां उसका इंतजार कर रही थीं। समस्या ये है कि वेस्टर्न कुंभ एक विशाल सफेद बर्फ का कटोरा है जो बड़े बड़े दरारों से भरा हुआ है। ऊंचाई पर तेज हवाएं दरारों के ऊपर ढीली बर्फ उड़ाती हैं। समय के साथ वह बर्फ जमकर एक पतली परत बना लेती है जो खाली जगह को ढक देती है। पर्वतारोही इन्हें बर्फ के पुल कहते हैं। नंगी आंखों से देखने पर स्नो ब्रिज बाकी की ठोस समतल घाटी की सतह जैसा ही दिखता है। सुबह के ठंडे अंधेरे में स्नो ब्रिज एकदम ठोस होता है। ये आसानी से भारी सामान ले जा रहे एक शेरपा का वजन सहन कर सकता है। मिंगमा ने ऊपर जाते दर्जनों स्नो ब्रिज पार किए होंगे, लेकिन सुबह 11:30 बजे वे नीचे उतर रहे थे। उस समय जब सुबह का सूरज घाटी पर पड़ता है तो ग्लेशियर में दरारों को ढकने वाली जमी हुई बर्फ की परतें नीचे से गर्म होकर पतली होने लगती हैं। मिंगमा ने सपाट सफेद बर्फ के एक टुकड़े पर कदम रखा। ये शायद वही बर्फ का पुल था जिसने कुछ घंटे पहले उसका वजन संभाला था, लेकिन देर सुबह की गर्मी ने उस संरचना को गंभीर रूप से कमजोर कर दिया था। जैसे ही उसने अपना वजन अपने बूट पर डाला, पतली परत टूट गई। जमीन उसके नीचे से बस गायब हो गई। वह सीधे नीचे जा गिरा। और एक ग्लेशियर की दरार का अजीब सा आकार होता है जो ऊपर से चौड़ी होती है लेकिन नीचे जाकर एक तंग वी आकार में सक्रिय हो जाती है। इसका मतलब था कि मिंगमा 150 फीट गहरे अंधेरे में गिर गए जब तक कि वे बर्फ में बुरी तरह फंस नहीं गए। जैसे ही वह गिरे, ग्लेशियर और मजबूती से उन्हें जकड़ता गया। उनकी टीम तुरंत किनारे पर दौड़ी, लेकिन मिंगमा उस वी आकार की दरार में इतनी गहराई तक फंसे हुए थे कि उन्हें सीधा ऊपर खींचना लगभग नामुमकिन था। उनके साथी डॉक्टरों को रस्सियों की व्यवस्था करने और खींचने में कई घंटे लग गए, तब जाकर वे उन्हें सतह पर वापस ला सकें। तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मिंगमा का निधन हो चुका था और उनके साथ आइसफॉल डॉक्टर का 30 साल का बेदाग सुरक्षा रिकॉर्ड भी गया। उनकी टीम को उनका शव रात भर कैंप 1 पर छोड़ना पड़ा जब तक अगली सुबह हेलीकॉप्टर नहीं पहुंचा। वो अपनी पत्नी और उन 3 बेटियों को पीछे छोड़ गए।
और फिर से एवरेस्ट का व्यावसायिक तंत्र चलता रहा। बाकी डॉक्टर फिर से बर्फ में निकल पड़े, टूटी हुई रस्सियों को ठीक किया और उस सीजन में 254 सशुल्क पर्यटक शिखर तक पहुंचे। 2013 में जिस तरह से अभियान बीमा को कानूनी रूप से संरचित किया गया था, उसके कारण पहाड़ पर एक शेरपा की मृत्यु होने पर मुआवजा सख्ती से सीमित था। मिंगमा के परिवार को लगभग 6 लाख नेपाली रुपए का भुगतान मिला। ये ठीक $6,877 है। एक व्यावसायिक ग्राहक एल्यूमीनियम की सीढ़ी को सुरक्षित रूप से पार करने के परमिट के लिए $1 लाख खुशी खुशी देगा। वो आदमी जो जान जोखिम में डालकर सीढ़ी बनाता है, उसकी कीमत $7,000 से भी कम तय की गई है। उद्योग ने शेरपा की जान की यही कीमत मानी है। लेकिन जो कहानी मैं सुनाने जा रहा हूं, वह उद्योग के फैसले पर नहीं है, ये सरकार के फैसले के बारे में है। और एक नेपाली महिला के सपने पर जो कीमत उन्होंने लगाई, वो किसी तरह से और भी बुरी है। 22 अप्रैल 1993 की सुबह 32 वर्षीय पासंग लामू शेरपा हिलेरी स्टेप के अंतिम बर्फीले हिस्से में अपने बूट जोर से जमा रही थीं। वो डेथ जोन से गुजर रही थीं। 28,000 फीट की ऊंचाई पर विरल हवा से जूझ रही थीं। वह 4 पुरुष शेरपाओं के साथ चढ़ाई कर रही थीं और उनके पास लगभग कुछ नहीं था। ना तो रेडियो, न स्लीपिंग बैग, न बिवाक किट, न ही नीचे कोई सपोर्ट टीम इंतजार कर रही थी। अगर ऊपर कुछ भी गलत हो जाता तो वे पांचों पूरी तरह से अपने ही भरोसे थे। यही एक तरीका था जिससे वे यह कर सकते थे। वर्षों तक अंतर्राष्ट्रीय पर्वतारोहण समुदाय और विदेशी अभियान नेताओं ने उन्हें नजरअंदाज किया। 1990 में वो एक फ्रेंच अभियान के साथ चल रही थीं, जब प्रमुख पर्वतारोही मार्क बुशार्ड ने उन्हें लौटने का आदेश दिया। उन्होंने तय कर लिया कि शेरपा महिला का शिखर पर कोई स्थान नहीं है और उन्हें वहां पहुंचने नहीं दिया। कुछ साल बाद एक भारतीय महिला के अभियान ने उन्हें किनारे कर कोई नेतृत्वकारी भूमिका देने से इनकार कर दिया। विदेशी पर्वतारोही उन्हें फेंक देने लायक मजदूर मानते थे। वहीं उनकी पुरुष प्रधान शेरपा संस्कृति ने कहा कि महिलाओं की जगह घर है। उन्हें परमिट नहीं मिला, टीमों से बाहर और किनारे कर दिया गया। पासंग लामू शेरपा एक शेरपा पर्वतारोहण परिवार की इकलौती बेटी थीं। जहां उनके तीनों भाई स्कूल गए, वहीं वो घर पर रहकर घरेलू काम सीखती रहीं। 17 साल की उम्र में वो लहाकपा सोनम शेरपा के साथ तयशुदा शादी से बचने के लिए भाग गईं। साथ मिलकर उन्होंने काठमांडू में शेरपाओं के स्वामित्व वाली शुरुआती ट्रैकिंग कंपनियों में से एक बनाई। 1993 तक वो 3 बच्चों की मां बन चुकी थीं और मॉन्ट ब्लैंक, चो ओयू और कई अन्य चोटियों पर चढ़ चुकी थीं, बस एवरेस्ट को छोड़कर। हालांकि उनकी पिछली एवरेस्ट चढ़ाई की कोशिशें असफल रही थीं, लेकिन वो किसी भी हाल में दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंचने के लिए दृढ़ संकल्पित थीं। चूंकि वह विदेशी अभियान नेताओं के साथ प्रतिस्पर्धा कर रही थीं, जो उन्हें काम पर रखने के बारे में सोचते भी नहीं थे, इसलिए उन्होंने खुद ही प्रयास करने का फैसला किया। लेकिन जब वो परमिट लेने के लिए अपनी ही सरकार के पास गईं, तो अधिकारियों ने उनके सामने एक बड़ी अड़चन खड़ी कर दी। 1993 में एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए नेपाली सरकार ने $10,000 की रॉयल्टी शुल्क ली थी। पासांग की टीम पूरी तरह नेपाली नागरिकों की थी, जो अपने देश के पर्वत पर चढ़ रहे थे। इसलिए उन्होंने पर्यटन मंत्रालय से भारी फीस माफ करने की अपील की। उन्होंने मना कर दिया। सरकारी भारी फीस चुकाने और चढ़ाई के लिए पैसे जुटाने के लिए पासांग और उनके पति को सचमुच अपनी ट्रेकिंग कंपनी का 60% हिस्सा बेचना पड़ा। उन्होंने जो कुछ भी शुरू से बनाया था, उसे दांव पर लगा दिया, सिर्फ इसलिए ताकि पासांग उस पहाड़ पर चढ़ने का हक हासिल कर सकें। कुछ लोग कह सकते हैं कि उन्होंने निवेश किया, और 22 अप्रैल की उस दोपहर को आखिरकार यह काम कर गया। पासांग दुनिया की छत पर खड़ी थीं। उन्होंने इतिहास रच दिया। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली नेपाली महिला बन गईं। यह एक अविश्वसनीय उपलब्धि थी, उन सभी कठिनाइयों के बाद जो उन्होंने झेली थीं। लेकिन जैसा कि आप अब तक जानते हैं, शिखर केवल आधा रास्ता है। नीचे उतरते समय उनकी पर्वतारोहण साथी 5 बार एवरेस्ट चढ़ चुके सोनम शेरांग अचानक बर्फ में गिर पड़े और खून खांसने लगे। उन्हें गंभीर उच्च ऊंचाई, फेफड़ों में पानी भरने की बीमारी, हाई एल्टीट्यूड पल्मोनरी एडमा हो गई थी। उनके फेफड़ों में तरल भर रहा था और वह एक कदम भी नहीं बढ़ा सकते थे। पासांग और पुरुष शेरपा तुरंत मदद को दौड़े।
उन्होंने अपने कंधों को मजबूती से उसकी बगल के नीचे फंसा लिया, इंसानी बैसाखी की तरह उसका वजन उठाते हुए, ताकि उसके भारी जूते बर्फ के संपर्क में बने रहें। उन्होंने एक छोटी रस्सी बांधी और जल्दी से उसके और अपने हार्नेस के बीच लाइन क्लिप कर दी, ताकि उसके लड़खड़ाने पर उसका वजन संभाल सकें। इसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ने के लिए दर्दनाक जंग शुरू हुई। वे शारीरिक रूप से सोनम को धक्का देकर उसका एक सुस्त भारी बूट आगे खींचवाते थे। फिर पूरी टीम को तुरंत रुकना पड़ता था, उसे मजबूती से थामना पड़ता था, क्योंकि उसका शरीर झटके खाने लगता था। वो ना के बराबर हवा के लिए हाँफता था और साफ सफेद बर्फ पर गुलाबी तरल खांस कर उगलता था। 1 घंटा बीतते बीतते 2, फिर 3, फिर 5 घंटे हो गए। उसे सीधा पकड़े रखने का शारीरिक प्रयास पासांग और बाकी लोगों की अपनी तेजी से घटती ऊर्जा को भी खत्म कर रहा था। हर कदम दर्दनाक था। आखिरकार वे उसे समझा बुझाकर दक्षिणी शिखर के छोटे खुले पठार तक नीचे लाने में कामयाब हो गए, जो 28,900 फीट की ऊंचाई पर था। लेकिन जब तक वे वहां पहुंचे, तब तक दोपहर काफी बीत चुकी थी। सूरज क्षितिज के नीचे डूब रहा था और 2 पुरुष शेरपाओं ने हालात की हकीकत समझ ली। अगर वे उस रिज पर मरते हुए आदमी के साथ रुकते तो ठंड से मर जाते। इसलिए उन्होंने खुद को बचाने के लिए वह कठोर हिसाब किताब पर आधारित फैसला लिया। वे आगे बढ़े, अंधेरे में पहाड़ से नीचे रास्ता टटोलते हुए, और सफलतापूर्वक कैंप 4 तक पहुंच गए। जैसे ही रात हुई, दक्षिणी शिखर पर केवल 3 लोग फंसे रह गए। पासांग, एक शेरपा जिनका नाम पेम्बा नोरबू था, और मरणासन्न सोनम। पासांग को एक भयानक फैसला लेना पड़ा। मृत्यु क्षेत्र में जीवित रहने का गणित साफ तौर पर यही कहता है कि आप 28,000 फीट की ऊंचाई पर एक मरणासन्न व्यक्ति को अपने कंधों पर नहीं उठा सकते, और आप रुक नहीं सकते, क्योंकि ज्यादा देर एक जगह रुकने पर शरीर का तापमान गिर जाता है और शायद ही सामान्य हो पाता है। ठीक वैसा ही जैसे नवांग शेरपा के साथ हुआ। अब बात यह है, मैं हर महीने सिर्फ पेट्रियन के लिए वीडियो बनाता हूं। चेतावनियां पहले से मौजूद थीं। ये आपको कहीं और नहीं मिलेगा। पसंद है तो लिंक विवरण में है। जिंदा रहने के लिए पासांग और पेम्बा को भी दिमित्री की तरह सोनम को बर्फ में छोड़ना पड़ा, लेकिन उन्होंने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। कैंप 4 की अपेक्षाकृत सुरक्षा में नीचे उतरने के बजाय वे सोनम के पास बर्फ में बैठ गए। हल्का सामान पैक करने के कारण उनके पास स्लीपिंग बैग या टेंट नहीं थे, और सबसे बुरी बात यह थी कि उनकी बोतल बंद ऑक्सीजन पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। तो पूरी रात उन तीनों को बर्फ में ही बैठना पड़ा, ठंडी हवा के सामने खुले में, सूरज के निकलने का इंतजार करते हुए, जो अभी कई घंटे दूर था। अगली सुबह जब आखिरकार सूरज क्षितिज पर निकला, तब तक नुकसान हो चुका था। सोनम पूरी तरह से जम चुके थे। वो अपने पैरों पर भी खड़े नहीं हो पा रहे थे। पेम्बा नोरबू को लगा उनके पास अब समय नहीं है। अगर वे सभी वहीं बैठे रहे तो तीनों की मौत हो जाएगी। इसलिए पेम्बा ने अनिच्छा से उन्हें पीछे छोड़कर अकेले कैंप 4 उतरने और बचाव के लिए ताजा ऑक्सीजन सिलेंडर भेजने का फैसला किया। पासांग ने पेम्बा के पीछे उतरने की कोशिश की। उसने खड़े होने की कोशिश की, लेकिन ऑक्सीजन की कमी और ठंड के कारण वो इतना कमजोर हो गई कि फिर बर्फ में गिर पड़ी। लेकिन वो लकवाग्रस्त नहीं थी। उसके पास खुद को बचाने का थोड़ा मौका था। वो खुद को रिज से नीचे घसीट सकती थी। वो रेंग सकती थी। पासांग के फैसले की वजह से काठमांडू की सड़कों पर हजारों लोग एक ऐसी महिला को अलविदा कहने जुटे, जिसे दुनिया के अधिकतर लोगों ने कभी उसका नाम तक नहीं सुना था। कैंप 4 की अपेक्षाकृत सुरक्षा तक नीचे जाने के लिए संघर्ष करने के बजाय उसने नीचे उतरने की कोशिश करना बंद कर दिया। वो सोनम के कैनवस बैग की ओर झुकी। उसने उसे खाली किया, पतले कैनवस को अपनी टांगों के चारों ओर लपेट लिया ताकि हवा से बच सके, और उस 40 डिग्री की ढलान पर बर्फ में फिर से बैठ गई। वो मरते साथी के पास बैठ गई। उसके पास सिर्फ पहने हुए कपड़े थे ताकि वो उसका साथ दे सके, जबकि वे देर से आने वाले बचाव का इंतजार कर रहे थे। पासांग शेरपा वहां ऊपर ठंड से मर गईं, अपने पति और उन 3 छोटे बच्चों को पीछे छोड़ते हुए। उनका शव नीचे लाकर
काठमांडू के एक स्टेडियम में रखा गया। हजारों लोग उन्हें देखने आए। स्वयंभू में अंतिम यात्रा में इतनी भीड़ थी कि सड़कों पर लोग ही लोग थे। नेपाल के राजा ने उन्हें नेपाल तारा, जो देश का सर्वोच्च सम्मान है, से सम्मानित किया। पासांग लामू शेरपा की कहानी एक गाइड की वफादारी की सबसे बड़ी मिसाल है। उसने अपनी जान बचाने का मौका छोड़ दिया ताकि उसकी पर्वतारोहण साथी अकेले ठंड में न मरे। ये एक खूबसूरत, दिल तोड़ देने वाली कुर्बानी है। लेकिन वही वफादारी हमें एवरेस्ट तंत्र के एक बहुत ही अंधेरे और कहीं ज्यादा निराशाजनक पहलू की ओर देखने के लिए मजबूर करती है। अगर कोई शेरपा आपकी जान बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दे, तो कोई अपने गाइड की आंखों में आंखें डालकर उसे पूरी तरह कैसे अनदेखा कर सकता है। 21 मई 2016 को 4 थके हुए पर्वतारोही एवरेस्ट की चोटी से सिर्फ 3000 फीट दूर खड़े थे, जब उनके शेरपा ने उनकी आंखों में आंखें डालकर कहा, कृपया वापस चलिए। अब देखते हैं कि इसके बाद क्या हुआ।